हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएचओ की इम्पोर्टेंट जो क्लासेस हम ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, जिसमें राजस्थान सीएचओ है, एमपी सीएचओ है, तो इनके एग्ज़ाम्स को देखते हुए क्लासेस जो है वो चल रही हैं। तो आज का एपिसोड जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा 13 नंबर का। और आज के एपिसोड्स में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सीएचओ में पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लासेस जो सीरीज जो है वो पसंद आ रही होंगी। और देखिए, वीडियो जो है उसको पूरा वॉच करना है और वीडियो के एंड में आप ज़रूर अपना ओपिनियन ज़रूर रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 21 फेब से लेके 25 फेब यानी फेब तक हम एम्स नॉर्सेट, डीएसएसबी और जीएमईआरएस और नॉर ये आरआरबी का बैच जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और तो वो हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपकी डेली जो क्विज सेशन है वो अटेंड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो क्विज और वो एमसीक्यू जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में। और वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन आज का आपका ये रहा। ए वुमेन इन ए चाइल्ड बियरिंग एज रिसीव रूबेला वैक्सीनेशन। ठीक है। नर्स वुड गिव हर विच ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी एक चाइल्ड बियरिंग एज की लेडी अगर रूबेला की वैक्सीनेशन लेती है तो नर्स को उसको इसके बाद में क्या इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वो देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि उसको रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग एग्स और एग प्रोडक्ट्स फॉर 24 आवर्स, यानी उसको ईट के प्रोडक्ट्स, सॉरी, एग के प्रोडक्ट जो है वो रिफ्रेन यानी अवॉइड करने चाहिए 24 आवर्स के लिए। अवॉइड हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स को उसको अवॉइड करना चाहिए। डोंट प्रेग्नेंट एटलीस्ट 3 मंथ, यानी उसको 3 मंथ तक कोई भी कंसीव नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी को। और अवॉइड एक्सपोजर टू सन, सन के एक्सपोजर में नहीं आना है। ठीक है। तो देखिए, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूबेला के बारे में। रूबेला क्या है? तो जर्मन मीजल्स। रूबेला क्या है? जर्मन मीजल्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 3 डे फीवर बोलते हैं। 3 डे फीवर बोलते हैं। ठीक है, 3 डे फीवर बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं ठीक है, 3 डे फीवर बोलते हैं। ठीक है, बात करें इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की। बात करें इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है इसका? तो आरएनए टोगा वायरस। आरएनए टोगा वायरस। और मीजल्स का कौन है? आरएनए पैरामाइक्सो वायरस। याद रखना है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, आईपी की। आईपी कितना है इसका? 14 से लेके 21 डेज तक का। 14 से लेके 21 डेज तक का। इसके साथ साथ आपको इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो इसमें आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लिम्फेडिनोपैथी, सोर थ्रोट, फीवर, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके रेसेस के ऊपर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा, फर्स्ट रेस इसका कहाँ दिखाई देता है? तो फेस पे दिखाई देता है। याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट रेस जो है वो कहाँ दिखाई देता है? फेस पे दिखाई देता है। ठीक। अब बात कर लेते हैं कि आपको याद रखना है 40% जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो रूबेला से लेके क्या होती है? प्रोन रिस्क की होती है। प्रोन रिस्क की होती है, जिसमें भी खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो गिरता है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है इम्पैक्ट इसका गिरता है। जैसे क्या क्या देखने को मिल सकता है? स्टिल बर्थ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, स्टिल बर्थ आपको देखने को मिल सकती है। अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। ठीक है।
अब कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का ट्रायड फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जा सकता है? ट्रायड फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से होता है? तो याद रखना है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ठीक है, CHD जिसको अपन बोलते हैं। अब याद रखना है मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट आपको कौन सा देखने को मिलेगा? तो आपको याद रखना है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। कौन सा देखने को मिलता है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के अलावा और क्या चीज़ आपको देखने को मिल सकती है? तो आपको याद रखना है कैटेरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? कैटेरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिल सकता है? सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है, सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेग्नेंट लेडी जो है वो 40% क्या होती हैं? प्रोन रिस्क की होती हैं रूबेला को लेके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रिवेंशन में आपको रूबेला की वैक्सीन देनी है। रूबेला की आपको क्या देनी है? वैक्सीन देनी है, ठीक है। अब वैक्सीन लेने के बाद आपको याद रखना है आपको क्या इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो आपको याद रखना है डोंट गेट प्रेग्नेंट एट लीस्ट 3 मंथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्यों कहते हैं अपन ये? ताकि हम वैक्सीनेशन के इफेक्टिवनेस को पता कर सकें, ठीक है। तो याद रखना है टू मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ टू मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ रूबेला वैक्सीन, ठीक है, रूबेला वैक्सीन, ये आपको याद रखना, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना हो सकता है, रूबेला का आपसे टाइटर पूछा जा सकता है। तो याद रखना है रूबेला का जो टाइटर होता है वो अगर 1/8, ठीक है, 1/8 अगर रूबेला का टाइटर आ रहा है, इसका मतलब है कि कैंडिडेट को वायरल इन्फेक्शन यानी रूबेला हो चुका है, याद रखना है, ठीक है, हो चुका है। तो कंफर्म इससे आप कह सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि रूबेला की वैक्सीन जब भी आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं तो उसे आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि 3 मंथ तक वो कोई भी प्रेगनेंसी को कंसीव ना करे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें ब्लू मुफिन्स रेसेस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ब्लू मुफिन रेसेस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? सी रहने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ डॉग बाइट द बाइटिंग एनिमल शुड बी ऑब्जर्व फॉर एट लीस्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यानी डॉग बाइट के केस में आपको बाइटिंग जो एनिमल है उसको कितने समय तक ऑब्जर्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में ये रिपीटेड हो चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज और 3 वीक, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है कि डॉग बाइट का जो एनिमल्स होता है, बाइटिंग एनिमल्स, उसको अपन 10 डेज तक क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। कितने दिन तक ऑब्जर्व करते हैं? 10 डेज तक ऑब्जर्व करते हैं। बात कर लेते हैं अब इसके केस के बारे में। तो केस क्या है? रेबीज। केस क्या है? रेबीज, ओके, केस क्या है? रेबीज। अब रेबीज, ठीक है। तो रेबीज की बात है तो रेबीज में आपको क्या देखने को मिल सकता है? तो याद रखना है रेबीज में आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोफोबिया। क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोफोबिया के नाम से भी इसको अपन जानते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्यों होता है यहाँ पे? तो सीवियर सडन लैरिंगोस्पाज्म की वजह, सीवियर सीवियर सडन लैरिंगोस्पाज्म की वजह, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब बात कर लेते हैं इसके वायरस की। बात कर लेते हैं इसके वायरस की। तो वायरस कौन है इसका? तो लाइजा वायरस। कौन है? लाइजा वायरस, या फिर आप क्या बोल सकते हो? रैप्डो वायरस भी बोल सकते हो, रैप्डो वायरस, ठीक है।
रेबो वायरस, ये कैसा शेप होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बुलेट शेप वायरस है ये। कैसा सा वायरस है? बुलेट शेप वायरस, बुलेट शेप वायरस, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो, आरएनए न्यूरोट्रोपिक, आरएनए न्यूरोट्रोपिक वायरस, ठीक है। अब दो चीजें आपको याद रखने लायक चीजें हैं। दो टाइप के वायरस होते हैं रेबीज में, एक होते हैं स्ट्रीट और एक होते हैं फिक्स। एक होते हैं स्ट्रीट और एक होते हैं फिक्स। दोनों से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, रेबीज कौन सा कोज करता है, तो ये करता है कोज रेबीज, ठीक है, ठीक है। और फिक्स वाले जो वायरस है ये किस में यूज होते हैं, वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है, एंड ऑफ डिजीज साइकिल में बात करें तो नेगरी बॉडी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, नेगरीज बॉडीज आपको देखने को मिलती है किस में, स्ट्रीट वायरस में, लेकिन यहाँ फिक्स में नहीं देखने को मिलती है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखने लायक, ठीक है, ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसके वुंड की बात करूं, जैसे मान लीजिए कि डॉग ने बाइट कर लिया और वुंड हो गया, तो वुंड करते ही फर्स्ट एड आपका क्या रहता है कि 10 to 15 मिनट आपको रनिंग वाटर में उस वुंड को क्या कर लेना है, वॉश कर लेना होता है। किसमें, इन रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग वाटर। सेकेंड चीज आपको याद रखनी है, सेकेंड चीज आपको याद रखनी है, सूचर्स अपन नहीं करता है, सूचर्स अपन नहीं करते हैं उस वुंड में। और करना भी है अगर आपको तो डू आफ्टर 24 आवर्स, कितने घंटे बाद, 24 घंटे बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एनिमल्स का मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑब्जर्व कितने दिन तक करना है, 10 डेज तक करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके वैक्सीन की, बात कर लेते हैं इसके वैक्सीन की, ठीक है। तो वैक्सीन में आपको याद रखना है दो रेजिमेंट होते हैं, ठीक है, दो रेजिमेंट होते हैं, एक होता है इंट्रामस्कुलर, एक होता है इंट्राडर्मल, एक होता है इंट्रामस्कुलर और एक होता है इंट्रा, ठीक है। अब वैक्सीन की बात करें तो जैसे ह्यूमन डिप्लॉयड कल्चर वैक्सीन, ह्यूमन डिप्लॉयड कल्चर वैक्सीन, ठीक है। अब बात कर रहा था जैसे मैं रेजिमेन के बारे में, तो आईएम, तो इसमें आपको याद रखना है ईसेन रेजिमेन जो है वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस में यूज होता है, जो कि अपन पढ़ रहे हैं वैक्सीन देने का, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस, जिसमें 0, 3, 7, 14 और 28 डेज पे दी जाती है, ठीक है। 5 डोज दी जाती है आईएम में, याद रखना है, ठीक है। बात कर लेते हैं आईडी की, तो आईडी में आपको याद रखना है थाई रेड क्रॉस रेजिमेंट दिया जाता है, थाई रेड क्रॉस रेजिमेंट जो है वो यूज होता है, ठीक है। अब आईडी में कितनी डोज होती हैं, तो 4 डोज होती है, 0, 3, 7, 28 डेज, ठीक है। ये आपको याद रखना है पहली चीज। सेकंड चीज आपसे इंपॉर्टेंट और क्या पूछी जा सकती है, तो पेटा पे पूछी जा सकती है, किस पे, पेटा पे, ठीक है। पेटा, पेटा क्या है, तो पेटा है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ। कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, 2000 में। फुल फॉर्म क्या है इसकी, तो याद रखना है pupil for ethical treatment of animals, pupil for ethical treatment of animals, of animals, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी पेट एनिमल्स होते हैं उनको क्या करना होता है, वैक्सीनेटेड किया गया है या किया जाए, ठीक है। तो ये पेटा का इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको याद रखना है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपका रेबीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे वो लगभग मैंने आपको यहाँ पे कंसल्ट किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कम्युनिटी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस सीएचओ एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। डिक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, डिक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ डिजीज टू ए लेवल वेयर इट इज सीज टू बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, यानी किसी भी डिजीज का इंसिडेंस अगर डिक्रीज हो जाता है उस लेवल तक जहां वो क्या हो जाए, सीज हो जाए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स में, तो उसको आप क्या कहने वाला है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल, सेकंड ऑप्शन है एलिमिनेशन, थर्ड ऑप्शन है इरिडिकेशन, लास्ट ऑप्शन है आपका सर्विलेंस, लास्ट ऑप्शन है आपका सर्विलेंस। तो क्या आंसर रहने वाला इस क्वेश्चन का बताइए। तो देखिए बात कर लेते हैं कंट्रोल पे। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ
प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशंस ऑफ डिजीज एजेंट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं। इलिमिनेशन किसको कहते हैं, इलिमिनेशन का मतलब हो गया कंप्लीट इंटरप्शन, कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ डिजीज इन जियोग्राफिकल एरिया, इन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एरिया में आपने डिजीज को क्या कर लिया है, कंप्लीटली इंटरप्ट कर लिया है, लेकिन उसका एजेंट अभी भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है, वो होता है एलिमिनेशन। और इरिडिकेशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट एक्सट्रीमिनेशन, कंप्लीट एक्सट्रीमिनेशन ऑफ डिजीज इन प्लेनेट या फिर वर्ल्ड वाइड, किसी भी डिजीज का पूरी तरीके से एक्सट्रीमिनेशन हो जाना, यानी टीयरिंग आउट बाय रूट्स, जड़ से उखाड़ देना, वो क्या कहलाता है, इरिडिकेशन। अब आपके क्वेश्चन ने भी यही पूछा है कि किसी भी डिजीज के इंसिडेंस उस लेवल तक डिक्रीज हो जहां वो क्या हो जाए, सीज हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इरिडिकेशन कहने वाला है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। सर्विलेंस की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है ऑन गोइंग ongoing systematic collection, ongoing systematic collection and analysis of health data, ठीक है। किसी भी कम्युनिटी से हेल्थ डाटा को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करना और फिर उस पर एनालिसिस करना, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देगा किस चीज़ के लिए, कि किसी भी डिजीज को आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो, क्या कंट्रोल कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप गाइडलाइन में बना सकते हैं, ठीक है। तो सर्विलेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होता है। एक होता है पैसिव, ठीक है, एक होता है आपका एक्टिव और एक होता है आपका सेंटिनल, एक होता है सेंटिनल, ठीक है। ठीक है, पैसिव का मतलब तो क्या हो गया, जहां पे हेल्थ डाटा आपको बाय द चार्ट मिल रहा हो, ठीक है। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो कम्युनिटी में जाते हैं, जाने के बाद वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके डाटा को गैदर करता है। और सेंटिनल किस में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। सेंटिनल वो केसेस को देखता है जो कम्युनिटी में कैसे हैं, हिडन केसेस। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंटिनल सर्विलेंस जो होता है वो किन केसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हिडन केसेस के लिए, जो कम्युनिटी में छुपे हुए हैं, जो पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस के लिए सेंटिनल सर्विलेंस को यूज किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अब जैसे मैं आपको बताऊं इरिडिकेशंस पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। इरिडिकेशंस की बात करें तो जैसे अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की, किसकी बात कर लेते हैं, स्मॉल पॉक्स की, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो है वो कब इरिडिकेटेड हुआ, तो आप सभी को पता है 8 मई 1980, 1980, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं पोलियो वायरस 2, पोलियो वायरस 2, ठीक है। पोलियो वायरस 2 कब इरिडिकेटेड हुआ है, तो आपको याद रखना है 20 सितंबर 2015 को, 20 सितंबर 2015 को, ठीक है। ये तो हो गया इरिडिकेशन। अब बात कर लेते हैं, जैसे आपका सेकंड ऑप्शन है इलिमिनेशन, तो कौन कौन सी डिजीज जो है वो इलिमिनेट हो गई है, ठीक है। इलिमिनेशन के बाद कोई कौन सी डिजीज है जो इलिमिनेशन हो गई, ठीक है, लेकिन इनके वायरस अभी मतलब डिजीज एजेंट जो है वो अभी भी प्रेजेंट है, जैसे गुनिया वॉर्म, जैसे गुनिया वॉर्म, जिसको अपन ड्रैकन कुलियसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रैकन कुलियसिस, ठीक है, ड्रैकन कुलियसिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कब ये कब इलिमिनेट हुआ, तो याद रखना है आप, ठीक है। तो ये कब हुआ, तो फरवरी 2000, ठीक है। फिर लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसी कब हुआ है, तो लेप्रोसी हुआ है दिसंबर 2005 में। और योज, और योज, योज कब हुआ है, तो 14 यानी 14 जुलाई 2016, ठीक है, ये आपको याद है।
तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोई भी डिजीज का इंसिडेंस अगर डिक्रीज हो उस लेवल तक, जब वो वहाँ पे सीज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इरिडिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाटर सैनिटेशन पे। वन टेबलेट वन tablet of chlorine is efficient to chlorinate how many liters of water? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वन टेबलेट ऑफ क्लोरीन इज एफिशिएंट टू क्लोरिनेट हाउ मेनी वाटर्स, तो 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, यानी एक टेबलेट क्लोरीन की कितने लीटर पानी के लिए सफिशिएंट है या फिर इफिशिएंट है, प्रभावित करती है उसको। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा ये आपको बताना है, क्या रहने वाला है। तो आपको याद रखना है 20 लीटर पानी जो है वो एक टेबलेट कितनी होती है, 0.5 ग्राम। ठीक है, 0.5 ग्राम, या फिर आप क्या बोल सकते हो 5 mg। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वो सफिशिएंट होती है कितने लीटर पानी के लिए, 20 लीटर पानी के लिए। 30 लीटर की मैं बात करूँ तो 0.7 ग्राम, या फिर आप बोल सकते हो 7 mg। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके। तो देखिए वाटर प्यूरिफिकेशन पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन पे। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन में आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि नेचुरली कौन सा वाटर जो है वो प्योर होता है, नेचुरल प्योर वाटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है, क्या आंसर रहेगा इसका, रेन। क्या आंसर रहने वाला है, रेन। रेन वाटर जो होता है वो नेचुरली क्या होता है, प्योर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन की मैं बात करूँ तो दो स्केल पे हो सकता है। ठीक है, एक तो होता है स्मॉल स्केल, ठीक है, स्मॉल स्केल पे, और दूसरा होता है लार्ज स्केल पे, दूसरा होता है लार्ज स्केल। ठीक है, स्मॉल स्केल की बात करें तो बॉइलिंग मेथड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्यूरिफाई करने के लिए सफिशियंट है। लेकिन लार्ज स्केल्स की बात करें तो तीन मेथड यूज होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट होती है स्टोरेज, ठीक है, सेकंड होती है फिल्ट्रेशन, सेकंड होती है फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन, और इसमें भी दो फिल्टर यूज होता है, एक होता है रैपिड सैंड और एक होता है स्लो सैंड। ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, और थर्ड आ जाता है आपका डिसइंफेक्शन, थर्ड आता है डिसइंफेक्शन, जो कि आपके क्वेश्चन ने पूछा है, क्योंकि डिसइंफेक्शन में कौन यूज होने वाला है, क्लोरीन यूज होने, कौन यूज होने वाला है, क्लोरीन यूज होने वाला है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्या बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, रिपीटेड है, तो आपको याद रखना है वाटर, इन वाटर, अगर क्लोरीन की डिमांड आपसे पूछ लिया जाए, इन वाटर क्लोरीन की डिमांड के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज होता है, तो आपको याद रखना है होरोक्स एपरेटस। कौन सा यूज होता है, होरोक्स एपरेटस। ठीक है, सटीक क्वेश्चन है ये, तो कहीं क्वेश्चन नहीं है, गड़बड़ नहीं होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है, या फिर आप लिख सकते हो इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मिक्सिंग, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर वाटर एंड क्लोरीन मिक्स। ठीक है, तो कौन सा यूज होगा, तो क्लोरोनोम, क्लोरोनोम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड चीज आपसे पूछी जा सकती है, इन वाटर अगर आपको फ्री रेसिडुअल क्लोरीन का पता करना है, इन वाटर फ्री रेसिडुअल क्लोरीन अमाउंट मीजर, अमाउंट मीजर। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा आपका राइट आंसर, तो आपको याद रखना है ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट याद रखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्लोरीन में वो क्या चीज है या क्या चीज है जिसकी वजह से वो वाटर को क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट करता है, या किसकी मदद से, तो आपको याद रखना है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से ही वाटर जो है वो कैसा होता है, डिसइंफेक्ट होता है, किसकी मदद से, क्लोरीन की मदद से। ठीक है, डिसइंफेक्शन होता है किसका, वाटर का, किसकी वजह से, हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ से बन सकते थे वो यहाँ पे मैंने आपको डिस्प्ले किया है, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन समझ गए। एक
टैबलेट यानी 5 मिलीग्राम की टैबलेट जो है वो 20 लीटर पानी के लिए इफिशिएंट होती है प्यूरिफाई करने के लिए या डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन विच ऑफ फॉलोइंग डिहाइड्रेशन स्टेटस रिक्वायर ORS प्रिस्क्रिप्शन। कहने का मतलब ये हो गया है कि चिल्ड्रन में जो डिहाइड्रेशन देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा डिहाइड्रेशन है जिसमें ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रिक्वायर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है माइल्ड, सेकंड ऑप्शन है मॉडरेट डिहाइड्रेशन, थर्ड ऑप्शन है सम डिहाइड्रेशन, लास्ट ऑप्शन है आपका एनी डिहाइड्रेशन। बात पूछ रहा है ये लेटेस्ट गाइडलाइन की, ठीक है। तो बात कर लेते हैं लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डिहाइड्रेशन जो है वो क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स। कितने टाइप से? 3 टाइप से किया गया है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है नो डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन, ठीक है। सेकंड है सम डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, और लास्ट ऑप्शन है आपका सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। जो चिल्ड्रंस में डिहाइड्रेशन है उनको अब चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? फर्स्ट बात करें नो डिहाइड्रेशन। नो डिहाइड्रेशन का मतलब आपको याद रखना है एब्सेंट ऑफ सम, एब्सेंट ऑफ सम एंड सीवियर डिहाइड्रेशन सिम्टम, सीवियर डिहाइड्रेशन सिम्टम्स, ठीक है। यानी यहाँ पे आप कौन सा ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं? प्लान ए यूज कर सकते हैं। कौन सा? प्लान ए, जो कि होम बेस्ड होता है, जो कि होम बेस्ड है। होम बेस्ड का मतलब अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है जिंक सप्लीमेंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जिंक सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसमें भी देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगर बच्चा 6 मंथ से कम का है तो आपको याद रखना है 10 mg की गोली देनी है, कितने दिन? 14 डेज देनी है, ठीक है, याद रखना है। और अगर मोर देन 6 मंथ का बेबी है, मोर देन 6 मंथ का बेबी है तो आपको फुल टैबलेट यानी 20 mg की टैबलेट देनी है, कितने दिन? 14 डेज तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आप वाटर फ्लूइड दे सकते हैं चिप्स के द्वारा, वाटर फ्लूइड्स दे सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे क्या रखनी है आपको? कंटिन्यू रखनी है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड, ठीक है। ये ट्रीटमेंट तो क्या है? नो डिहाइड्रेशन का, जो प्लान ए में आता है, ठीक है। प्लान ए किससे रिलेटेड है? नो डिहाइड्रेशन। सम डिहाइड्रेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पूछ ये बोल रहे हैं कि 2 सिम्टम्स अगर आपके प्रेजेंट हैं, 2 सिम्टम्स अगर आपके प्रेजेंट है, कौन कौन से? अब देखिए, संकन आइज, संकन आइज, ठीक है, इरिटेबल, संकन आइज, इरिटेबल, ठीक है, रेस्टलेस, और स्किन पिंच गो बैक, स्किन पिंच गो बैक स्लोली, गो बैक स्लोली। अगर इनमें से कोई 2 सिम्टम्स अगर प्रेजेंट है तो वो किस में आते हैं? सम डिहाइड्रेशन में आता है। यहाँ आपको याद रखना है सम डिहाइड्रेशन ही एक ऐसा डिहाइड्रेशन है लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार जहाँ पे क्या प्रिस्क्राइब करना चाहिए? ORS प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ब्रेस्ट फीड भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, रेगुलरली आपको फ्लूइड के साथ साथ रखना है, ठीक है। बात कर लेते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन की। तो सीवियर डिहाइड्रेशन में भी यही बोला गया है कि इफ 2 सिम्टम्स आर प्रेजेंट, इफ 2 सिम्टम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? जैसे अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, लिथार्जिक, ठीक है, संकन आइज, ठीक है, संकन आइज। इसके अलावा स्किन पिंच, स्किन पिंच गो बैक वेरी स्लोली, गो बैक वेरी स्लोली, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी 2 सिम्टम्स अगर प्रेजेंट है तो वो कैंडिडेट किस में आएगा? सीवियर डिहाइड्रेशन में। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ मॉड्यूल क्या है? IV थेरेपी। ये प्लान बी में आता है सम डिहाइड्रेशन, और सीवियर डिहाइड्रेशन आपका आता है प्लान सी में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार ORS कौन से डिहाइड्रेशन में प्रेस्क्राइब किया जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सम डिहाइड्रेशन। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? सी,
ठीक है, याद रखना। क्लियर? ज़्यादा डिस्क्राइब मैं यहाँ पे कर नहीं सकता हूँ, नहीं तो आपके लंबा वीडियो हो जाएगा फिर काफ़ी। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिए, अर्लीस्ट फीचर्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ मैं। देखिए, अर्लीस्ट फीचर्स आपसे पूछा गया है विटामिन ए डेफिशिएंसी का। ठीक है, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा, निक्टोल्पिया, किरेटोमलेशिया और हाइपीमा। ठीक है, आपको बताना है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी पे सबसे पहला सिम्टम्स आपको क्या दिखेगा, तो आपको याद रखना है निक्टोल्पिया। क्या देखने को मिलेगा? निक्टोल्पिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, याद रखना है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसमें क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस में? तो यहाँ पे आपको याद रखना है नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? इन डिम लाइट विजन्स आर लॉस। इन डिम लाइट विजन आर लॉस, या फिर आप बोल सकते हो डिक्रीज। ठीक है, डिम लाइट में जो है विजन जो है वो कैसा हो रहा है? लॉस हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं निक्टोल्पिया। ठीक है, और यही अर्लीस्ट साइन होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। ठीक है, विटामिन ए के बारे में बात करें तो विटामिन ए कौन सा विटामिन है? तो फैट सोल्यूबल विटामिन। कैसा है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन ए की तीन एक्टिव फॉर्म होती हैं। ठीक है, विटामिन ए की जो है वो तीन एक्टिव फॉर्म है। कौन कौन सी है? रेटिनॉल है, रेटिनोल रेटिनेल है, और रेटिनोइक एसिड है। रेटिनोइक एसिड है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? इसका स्ट्रॉन्ग प्रिकर्सर कौन है? विटामिन ए का स्ट्रॉन्ग प्रिकर्सर कौन है? तो याद रखना है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन। ठीक है, इसके सोर्स की बात करूं तो ये प्लांट सोर्स से आता है। ठीक है, प्लांट सोर्स से आता है। और याद रखना है रिचेस्ट सोर्स अगर आपसे पूछा जाए बीटा कैरोटीन का, तो आपको याद रखना है रेड प्लम ऑयल। रेड प्लम ऑयल। ठीक है, बात कर लेते हैं रेटिनॉल की। ठीक है, तो रेटिनॉल जो है वो एनिमल सोर्स से मिलता है। इससे एनिमल सोर्स से, एनिमल सोर्स से। ठीक है, और इसमें भी आपको याद रखना है कोड लिवर ऑयल। कोड लिवर ऑयल या फिर लिवर ऑयल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सीरम लेवल की। विटामिन ए का नॉर्मल सीरम लेवल कितना होता है बॉडी के अंदर? तो 20 to 50 म्यूजी पर डीएल। ठीक है, म्यूजी पर डीएल याद रखना है। ठीक है, अब बात ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि अब आती है डेफिशिएंसी पे बात। तो डेफिशिएंसी में ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम कंजक्टाइवल जीरोसिस। कंजक्टाइवल जीरोसिस याद रखना है, जिसमें कंजक्टाइवल जीरोसिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किरेटोमलेशिया का मतलब क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ कोरिया। सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया। सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जीरोफ्थेल्मिया भी आपको देखने को मिल सकता है। जीरोफ्थेल्मिया, ड्राइनेस ऑफ आई, ये भी विटामिन ए की कमी की वजह से ही ड्राइनेस ऑफ आई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाइटोट स्पॉट्स आपको देखने को मिल सकता है। बाइटोट स्पॉट्स, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ही देखने को मिलती है। ठीक है, येलोविश वाइटिस जो यहाँ पे पिगमेंटेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला। ठीक है, तो ये सारी जो इश्यूज हैं वो आपको किस में देखने को मिलेंगे? विटामिन ए की डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अर्लीस्ट फीचर्स आपको क्या देखने को मिलेगा? तो नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। और ये भी किसकी कमी की वजह से? स्पेसिफिकली भी अगर आपसे पूछे किसकी कमी से, तो रोडोप्सिन की कमी से। किसकी? रोडोप्सिन की कमी से। रेटिनोल प्लस ऑप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन की कमी की वजह से आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन यहाँ पे इंटरवेंशन पूछा गया है फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन आपका क्या रहने वाला है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे असेसिंग प्राइवेट रूम फॉर पेशेंट, असाइनिंग प्राइवेट रूम फॉर पेशेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीबायोटिक्स, वेयरिंग ग्लव्स एंड वॉशिंग हैंड।
तो आप सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है ये, और बहुत बार ये घूम फिर के आता है। डिजाइन क्वेश्चंस की बदल जाती है, आंसर वो ही रहने वाला है। इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन क्या रहने वाला है, तो हैंड वॉश रहेगा। क्या रहने वाला है, हैंड वॉश, वियरिंग, वॉशिंग हैंड्स, ठीक है, वॉशिंग हैंड्स, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, हैंड वॉश से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जो बहुत ही, ठीक है। तो जैसे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाए जाते हैं, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाते हैं, हैंड वॉशिंग डे कब मनाते हैं, तो 15 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 15 अक्टूबर। हैंड वॉशिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट क्या रहने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो कंटेंट क्या रहेगा, तो आपको याद रखना है फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, पूछो मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपसे टाइमिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइमिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, टाइमिंग की मैं बात करूं तो अल्कोहल बेस्ड अल्कोहल बेस्ड अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, ठीक है, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। तो अकॉर्डिंग डब्ल्यूएचओ, ठीक है, अकॉर्डिंग डब्ल्यूएचओ इसकी टाइमिंग कितनी रहती है, तो 20 से 30 सेकंड, जिसको अपन सैनिटाइजर बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड बात करें मैं, तो मेडिकल हैंड वॉश का, मेडिकल हैंड वॉश का, ठीक है, तो इसका टाइमिंग कितना है, तो 40 से लेके 60 सेकंड जो है वो रखा गया है अकॉर्डिंग डब्ल्यूएचओ। और बात कर लेते हैं अब आपकी सर्जिकल हैंड वॉश की, सर्जिकल हैंड वॉश, ठीक है, इसका टाइमिंग कितना है, तो 3 to 5 मिनट्स जो है वो इसका टाइमिंग रहेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं ओटी स्क्रब की, ओटी स्क्रब की तो कितना रहता है, 10 मिनट रहती है, कितना रहता है, 10 मिनट। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस जो है वो आपका गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग, सॉरी, विच ऑफ दीज पैरामीटर्स इंडिकेट, विच ऑफ पैरामीटर्स दीज इंडिकेट infection in post-operative patient, which of these parameters indicate infection in post-operative patients। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को इन्फेक्शन से रिलेटेड बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका रेड, वार्म, टेंडर इंसिजन साइट, प्रेजेंस ऑफ इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर, रेक्टल टेम्परेचर एट 37.8 डिग्री सेल्सियस, और व्हाइट ब्लड काउंट ऑफ 6000 सेल्स पर क्यूबिक एम एल, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। डब्ल्यू सी बी सी की मैं बात करूं, ठीक है, डब्ल्यू बी सी की मैं बात करूं तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो 4000 से लेके 11000 तक होती है सेल्स पर क्यूबिक एम एल, ठीक है, क्यूबिक एम एल, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। रेक्टल टेम्परेचर की अपन बात करें, ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर की बात करें तो ये भी क्या है, नॉर्मल कैटेगरी में आ रहा है। प्रेजेंस ऑफ इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर, तो ये इन्फेक्शन को शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे इन्फेक्शन को शो कौन कर रहा है, तो देखिए रेडनेस यानी इरीथीमा, रेडनेस का मतलब क्या हो गया, इरीथीमा। वार्मनेस भी यहाँ पे दिख रही है, और साइट कैसी है, टेंडर है, साइट यहाँ पे कैसी है, टेंडर है। इसके अलावा पुरुलेंट डिस्चार्ज, अगर वुंड से, इंसिजन साइट से क्या दिख रहा हो आपको, पुरुलेंट डिस्चार्ज दिख रहा हो, पुरुलेंट डिस्चार्ज दिख रहा हो, और क्या दिख रहा हो, लोकेलाइज पेन हो रहा हो, लोकेलाइज पेन हो रहा है, लोकेलाइज पेन हो रहा है, पायरेक्सिया अगर आपको शो हो रहा है, पायरेक्सिया अगर आपको शो कर रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स किसको शो करते हैं, इन्फेक्शन को शो करते हैं। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, ये रहने वाला, ठीक है, इस तरह से आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है स्लिप साइकिल से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस ही पूछा गया है। इन विच टाइप ऑफ स्लीप, ठीक है, इन विच टाइप ऑफ स्लीप डू मोस्ट वाइविड ड्रीमिंग्स अकर्स, ठीक है, कौन सी टाइप की स्लीप में सबसे ज्यादा वाइविड ड्रीम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं या अकर होता है, ठीक है। तो नॉन हिबिरेशन स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, हिबिरेशन स्लीप, या फिर नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो क्या आंसर रहने वाला है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं इसको सोल्व करवाने से पहले आपको सोल्व करवाता हूँ स्लीप की साइकिल, स्लिप की साइकिल, ठीक है। स्लिप साइकिल कितनी होती है, तो आप सभी को पता है 4 होती है मेन, तो ठीक है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट बात कर लेते हैं NREM, फर्स्ट नॉन रैपिड आई मूवमेंट फर्स्ट स्टेज, ठीक है, और सेकंड होती है NREM सेकंड, ठीक है। दोनों ही स्लिप को क्या बोला जाता है, लाइट स्लिप बोला जाता है,
दोनों ही स्लिप को क्या बोला जाता है, लाइट स्लिप बोला जाता है। थर्ड जो है NREM, ठीक है, जो NREM थर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, डीप स्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीप स्लिप बोलते हैं, ठीक है। और एक लास्ट होती है आपकी, वो होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लिप, ठीक है, REM स्लिप, ठीक है, REM स्लिप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं NREM फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो NREM फर्स्ट में देखें तो NREM फर्स्ट में आपको याद रखना है कितना समय लेती है, 5 to 10 मिनट, 5 to 10 मिनट लेती है, ठीक है। सेकंड चीज आपको याद रखना है वेकफुलनेस स्लीप होती है, ये वेकफुलनेस स्लीप होती है, ठीक है। सेकंड चीज आपको याद रखना है ब्रीथिंग रेट, यानी RR और HR दोनों ही क्या हो जाती हैं, डाउन होती जाती है, ठीक है, फ्लो डाउन होती जाती है, कहने का मतलब ये है फ्लो डाउन होती जाती है, ठीक है। लाइट स्लीप की मैं बात करूं तो 20 मिनट टाइमिंग रहता है इसका, और यहाँ पे आपको टेम्परेचर, HR और मसल्स, ठीक है, टेम्परेचर भी डाउन होता है, मसल्स जो है वहाँ पे रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। बात करें डीप स्लीप की, डीप स्लीप में क्या है, बॉडी रिलैक्स होगी, मसल्स रिलैक्स होगी और ब्रेन भी रिलैक्स रहेगा, ब्रेन भी रिलैक्स रहता है, ठीक है। लेकिन REM स्लीप, ठीक है, REM स्लीप की बात करें REM स्लीप की मैं बात करूं तो यहाँ देखिए रैपिड आई मूवमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो यहाँ बढ़ जाती है और बॉडी रिलैक्स रहती है, ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी और बॉडी जो है वो कैसी रहेगी, रिलैक्स होगी, ठीक है। और इसी स्टेज में आपको वाइविड ड्रीमिंग जो है वो देखने को मिलते हैं, वाइविड ड्रीमिंग जो है वो अकर, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा कि कौन से टाइप की वो स्लीप है जिसमें वाइविड ड्रीमिंग हमें देखने को मिलते हैं या अकर होते हैं, तो रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट में, ये आपको याद रखना है रैपिड आई मूवमेंट में। डीप स्लीप स्टेज की मैं बात करूं टाइमिंग की तो 40 मिनट या फिर 20 to 40 मिनट जो है वो टाइमिंग किसमें लगता है, डीप स्लीप स्टेज में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और यही क्वेश्चंस जो है वो बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि वाइविड ड्रीमिंग स्लीप की कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंडा से क्वेश्चन है और फिजिकल एग्जामिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असेस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है स्किन टर्गर, टेम्परेचर, ऑर्गन्स या हाइड्रेशन, ठीक है। तो देखिए बात कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की, बात कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो आपका ऑप्शन आता है पाल्पेशन, ठीक है, पाल्पेशन, इसमें दो पाल्पेशन मोस्ट ऑफ है, लाइट और डीप, लाइट और डीप, ठीक है। लाइट की बात करें तो 1 सेंटीमीटर डिप्रेस किया जाता है और डीप पाल्पेशन में 4 सेंटीमीटर डिप्रेस किया जाता है, ठीक है। लाइट पाल्पेशन से आप टर्गर पता कर सकते हैं, टेम्परेचर पता कर सकते हैं, हाइड्रेशन पता कर सकते हैं, मॉइस्चर पता कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना। डीप पाल्पेशन किसके लिए किया जाता है, ऑर्गन्स की पता करने के लिए, ठीक है, ऑर्गन पता करने के लिए। अब 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, क्या बनते हैं, डीप पाल्पेशन, ठीक है, डीप सॉरी, हमेशा आपको याद रखना है लाइट पाल्पेशन, लाइट पाल्पेशन ऑलवेज बिफोर डीप पाल्पेशन, ऑलवेज बिफोर डीप पाल्पेशन, ठीक है, यानी लाइट पाल्पेशन हमेशा डीप पाल्पेशन से पहले करना चाहिए, ये हमेशा आप, ठीक है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है टेंडरनेस जो एरिया होता है, टेंडरनेस एरिया लास्टली पाल्पेट, ठीक है, जहां पे टेंडरनेस एरिया लग रहा है आपको वो एरिया हमेशा लास्ट में पाल्पेट करना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर पाल्पेट अगर आपको करना है तो कौन सी सरफेस यूज करते हैं, तो डोर्सल सरफेस यूज करते हैं, याद रखें, बैक ऑफ हैंड, ठीक है, ये वाली सरफेस जो है वो यूज करते हैं बैक ऑफ हैंड को, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्लॉकवाइज पाल्पेट किया जाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज जो है वो हमेशा पाल्पेट करना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये मूवमेंट जो है डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डीप पाल्पेशंस का पर्पज क्या है, तो आपको याद रखना है ऑर्गन्स का पता करने के लिए हम डीप पाल्पेट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इज लोकेटेड इन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं पहले सेरिबेलम, थैलेमस, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, तो क्या आंसर रहने वाला है। तो बात करें सेरिबेलम की, तो आपको याद रखना है कंट्रोल ऑफ मूवमेंट को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, या फिर आप एक वर्ड में बोला जाए तो इक्विलिब्रियम को ये क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। बात करें थैलेमस की, तो थैलेमस आपको याद रखना है ये रिलेट करता है किससे, लिम्बिक सिस्टम से, किससे रिलेट करता है, लिम्बिक सिस्टम से, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम से, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे आपके सेक्सुअल अराउजल, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब चीज़ें आपकी कौन रेगुलेट करता है, थैलेमस करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है ये रिले स्टेशंस का भी काम करता है, रिले स्टेशंस का भी काम करता है किसके साथ, सेरिब्रम के साथ, यानी सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं उन एरियाज की इंफॉर्मेशन इसके पास आती है और ये पर्टिकुलर वाइज सेरिब्रम को सेंड कर देता है, सिवाय किसके, ऑल्फैक्टरी के, सिवाय किसके, ऑल्फैक्शन के। याद रखना है थैलेमस जो है वो ऑल्फैक्शंस की सेंसर्स को रिसीव नहीं करता है, ठीक है। सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम क्या है, मेजर पार्ट है, और ये क्या करता है, ये रीजनिंग जजमेंट, ठीक है, और लर्निंग, ठीक है। तो इनको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि आपके क्वेश्चंस का राइट आंसर होने वाला है। टेम्परेचर्स को रेगुलेट करने वाला सेंटर कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है थर्मोजेनेसिस, एक होती है थर्मोजेनेसिस, ठीक है। थर्मोजेनेसिस यानी केमिकल रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोडक्शन, केमिकल रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोडक्शन, रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोडक्शन, हीट का प्रोडक्शन करना, ठीक है, क्या कहलाता है, थर्मोजेनेसिस। और एक होती है थर्मोलाइसिस, एक होती है थर्मोलाइसिस, ठीक है। फिजिकल रेगुलेशन ऑफ हीट लॉस, फिजिकल रेगुलेशन ऑफ हीट लॉस, रेगुलेशन ऑफ हीट लॉस, यानी हीट का लॉस होना क्या कहलाता है, थर्मोलाइसिस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की। तो देखिए थर्मोजेनेसिस, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हीट का जो प्रोडक्शन है, हीट का जो प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो वो होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के द्वारा, किसके द्वारा, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के द्वारा, याद रखना है। और हीट का लॉस, हीट का लॉस जो है, थर्मोलाइसिस, हीट का लॉस जो है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो वो होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस के द्वारा, किसके द्वारा होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस में कौन कौन से सेंटर्स होते हैं, तो थ्रस्ट सेंटर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो भी आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस है। एपेटाइट, या एपेटाइट का भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, फीडिंग का सेंटर कहाँ पे होता है, तो भी आपका कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। इसमें भी एक एपेटाइट सेंटर होता है और एक सैटिस्फाई सेंटर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस जैसे कैसे, तो जैसे ऑक्सीडेशन की वजह से, जिसमें जैसे मान लो आपने सुना होगा प्रोटीन जो है वो कितना परसेंट देती है, प्रोटीन कितना देती है, 4 देती है, कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4 किलो कैलोरी देता है, फैट कितना देता है, 9 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी देता है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो गया। इसके अलावा जैसे एक्सरसाइज हो गया, इमोशन हो गया, स्ट्रेस हो गई, ये सब चीजें क्या है, हीट के प्रोडक्शन में काम करती है। बात करें हीट लॉस की, तो हीट लॉस में जैसे कौन कौन सी है, तो हीट लॉस में जैसे आपने सुना होगा रेडिएशन, ठीक है, याद रखना है रेडिएशन। तो हीट लॉस में सबसे ज्यादा यही देती है, 60% जो है वो हीट लॉस इससे होता है। इसके अलावा इवापोरेशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, ठीक है, बाय द बाउल मेथड, लीवर के द्वारा, स्किन के द्वारा जो है वो हीट लॉस होने के वे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला जो सेंटर है वो पोस्टीरियर सॉरी हाइपोथैलेमस होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं। पोस्टीरियर जो पार्ट है वो हीट के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है और एंटीरियर जो पार्ट है वो हीट के लॉस के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इसमें दो मेथड मैंने आपको बता दी है, थर्मोजेनेसिस जिसका मतलब हो गया
कि हीट का प्रोडक्शन करना, और थर्मोलाइसिस का मतलब हीट का लॉस करना। ठीक है, थर्मोजेनेसिस में कौन कौन से हैं, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मैंने एग्जांपल दिया आपको, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी देती हैं, और फैट जो है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा थर्मोलाइसिस की बात करूं तो जैसे कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, इवापोरेशन है, रेडिएशन। अब रेडिएशन मेथड थर्मोलाइसिस की सबसे एक्सेसिव यानी मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो लॉस करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाकी सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। थैलेमस से क्वेश्चन आ सकता है आपको, रिले सेंटर कौन सा कहते हैं, रिले स्टेशन के नाम से किसको जाना जाता है, तो थैलेमस को जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये वेरियस ऑर्गन्स के सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव करके सेरिब्रम को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, सिवाय किसके, ऑल्फैक्शन को छोड़ के, सिवाय किसके, ऑल्फैक्शन को छोड़ के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, व्हेन अस्कल्टेटिंग द लंग फील्ड ए साउंड डिस्क्राइब एज रसलिंग लाइक ए विंग इन द ट्री इज हर्ड। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी आप अस्कल्टेट करते हैं लंग फील्ड को तो एक साउंड डिस्क्राइब होता है जिसको रसलिंग बोलते हैं, लाइक ए विंग इन द ट्री, पेड़ के विंग की तरह, इज हर्ड। ठीक है, तो कौन सा वो साउंड है जो आपको लंग फील्ड में सुनाई देता है, तो क्रेकल्स, रोंकई, वीज और वेसिकुलर। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए मेथड कौन सी यूज होने वाली है, तो अस्कल्टेशन यूज होगी, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन की मेथड है। और यहाँ पे दो टाइप से आप इसको अस्कल्टेट कर सकते हैं, बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट किससे सुन सकते हैं, ईयर से सुन सकते हैं, और इनडायरेक्ट में आप किससे सुनेंगे, तो स्टेथोस्कोप से, किससे, स्टेथोस्कोप से। ठीक है, स्टेथोस्कोप की क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपको, रेने ने इसको डिस्कवर किया 1816 में। अब डिस्कवर किया है स्टेथोस्कोप को, तो याद रखना है रेने ने इसको डिस्कवर किया है 1816 में। अब स्टेथोस्कोप में भी दो पार्ट होता है, एक होता है डायफ्राम और एक होता है बेल। ठीक है, एक होता है बेल। डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम हमेशा लिसन करता है हाई पिच साउंड को, हाई पिच साउंड को। ठीक है, और बेल जो है वो साउंड कौन सी लो पिच साउंड को अस्कल्टेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन नॉर्मल लंग साउंड की, जो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। नॉर्मल लंग साउंड की मैं बात करूँ, ठीक है, नॉर्मल लंग साउंड की मैं बात करूँ तो सबसे पहला कौन सा होता है, तो ब्रोंकियल होता है। कौन सा होता है, ब्रोंकियल। ठीक है, ब्रोंकियल। अब ये कहाँ पे आपको सुनाई देगा, तो ट्रेकिया में सुनाई देगा। कहाँ सुनाई देगा, ट्रेकिया पे। अब ये आपको याद रखना है कैसा होता है, तो लाउड होता है और हाई पिच होता है। ठीक है, लाउड होता है और हाई पिच साउंड होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड कौन सा है, तो ब्रोंकियो वेसिकुलर, ब्रोंकियो वेसिकुलर, ब्रोंकियो वेसिकुलर। ये आपको कहाँ सुनाई देगा, तो मैन ब्रोंकाई पे। कहाँ सुनाई देने वाला है, मैन ब्रोंकाई पे। ठीक है, कैसा होता है ये, तो ये मीडियम पिच होता है। कैसा होता है, मीडियम पिच होता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थर्ड जो लास्ट आपका है वो कौन सा है, नॉर्मल वेसिकुलर। कौन सा होता है, वेसिकुलर। वेसिकुलर की बात करें तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कहाँ सुनाई देने वाला है, तो डिस्टल एल्वुलाई पे। कहाँ सुनाई देने वाला है, डिस्टल एल्वुलाई, या फिर आप इसको बोल सकते हो लंग फील्ड। क्या बोल सकते हो, लंग फील्ड में। ठीक है, और अब बात करें ये कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और लो पिच होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और लो पिच साउंड जो है ये होता है। ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हेन अस्कल्टेटिंग लंग फील्ड, और यहाँ भी क्या दिया हुआ है, लंग फील्ड, साउंड डिस्क्राइब रसलिंग लाइक ए विंग इन द ट्री हर्ड। क्या आंसर रहने वाला है, वेसिकुलर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। नॉर्मल हर्ट साउंड की बात करें, नॉर्मल हर्ट साउंड की बात करें, हर्ट साउंड की बात करें तो कौन सा होता है, डब होता है। लेकिन एबनॉर्मल हर्ट साउंड की बात करें तो ये आपको याद रखना है, मरमर साउंड जो है वो अगर सुनाई देता है तो ये क्या है, एबनॉर्मल हर्ट साउंड है। क्या है, एबनॉर्मल हर्ट साउंड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एबनॉर्मल हर्ट साउंड है। फिर बात कर लेते हैं, जैसे देखिए क्रेकल्स की। ठीक है, क्रेकल्स की, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो रेल्स भी बोल सकते हो, रेल्स या फिर कोर्स क्रेकल, रेल्स या कोर्स क्रेकल की बात करें तो क्रेकल क्या है तो याद रखना है क्रेकल क्या है, लो पिच साउंड है। पहला पॉइंट याद रखना है, लो पिच साउंड है और गार्गलिंग साउंड है। लो पिच साउंड और गार्गलिंग साउंड है। किस में दिखाई देगा आपको, ये एबनॉर्मल लंग साउंड है, ये न्यूमोनिया में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है, न्यूमोनिया में दिखाई देता है। और किस में दिखाई दे सकता है, तो अस्थमा में दिखाई दे सकता है। किस में, अस्थमा में। ठीक है,
कोर्स क्रेकल या फिर रेल्स बोल सकते हो आप। बात कर लेते हैं अब रोंकई की। बात कर लेते हैं रोंकई की। रोंकई कैसा है? तो लो पिच साउंड है, कोर्स है, ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हो लो स्नोरिंग, लो स्नोरिंग, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है, क्या बोल सकते हैं इसको? तो याद रखना है सोनोरियस वीज, सोनोरियस वीज के नाम से भी रोंकई जो है वो जाना जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रोंकई आपको किस में देखने को मिल सकता है। रोंकई आपको किस में अस्कल्टेट होने के चांसेस होते हैं रोंकई के? तो आपको याद रखना है रोंकई किस में देखने को मिलेगा आपको? तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। किसमें? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, ठीक है, ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। दूसरी चीज, वन सेकेंड, ठीक है। दूसरी चीज आपको रोंकई कब सुनाई देगा? तो एक्सपायरेशन के दौरान, याद रखना है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ही आपको रोंकई जो है वो सुनाई देने वाला है। लेकिन क्रेकल्स की बात करूं तो ये दोनों टाइम में आपको सुनाई देगा, इंस्पायरेशन में भी सुनाई देने वाला है और एक्सपायरेशन में भी। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है, याद रखना है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रेल्स की बात कर रहा हूँ या फिर कोर्स क्रेकल्स की बात कर रहा हूँ। रोंकई जो है वो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ही आपको सुनाई देने वाला है, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो है आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं बीज की। बीज की बात करें तो बीज को मैं थोड़ा इधर समझा देता हूँ आपको, ठीक है। बीज की बात करें, ठीक है, बीज को हम क्या बोलते हैं? सिबिलेंट बीज बोलते हैं, सिबिलेंट बीज, सिबिलेंट बीज, ठीक है। सिबिलेंट बीज की बात करूं तो ये कैसा है? तो हाई पिच साउंड है, याद रखना है, हाई पिच साउंड है, म्यूजिकल साउंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है क्विक साउंड आपको सुनाई देने वाला है। क्विक साउंड आपको सुनाई देंगे, कब सुनाई देंगे? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन सुनाई देने वाला है। कौन? बीज। किस कंडीशन में सुनाई देता है? अस्थमा में। किस कंडीशन में सुनाई देता है? अस्थमा में। क्यों? क्योंकि अस्थमा में क्या हो जाते हैं? नैरो हो जाते हैं, क्या? एयरवे। क्या हो जाते हैं? नैरो एयरवे। इस वजह से आपको क्विक, यानी टेपनल होता है ना, टेपनल होता है। अब जैसे मान के चलिए कि पानी आने वाला है लेकिन आया नहीं और आप उसको खोलोगे तो इस तरह से आवाज आती है, ठीक है। तो ये म्यूजिकल साउंड होता है और हाई पिच साउंड होता है। नैरो एयरवे वाली कंडीशन जो अस्थमा है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, जैसे बीच, ये क्वेश्चन आया हुआ है बीच पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बीच पे, याद रखना है। बीच पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो याद रखना है, ठीक है। लो पिच, हाई पिच साउंड है, म्यूजिकल साउंड, स्पीक साउंड है, हमेशा एक्सपायरेशन के दौरान सुनता है और अस्थमा में आपको देखने को मिलेगा। रोंकी की बात करूं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलता है। लो पिच साउंड होता है, कोर्स होता है, ठीक है, और लो स्नोरिंग होता है, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो सुरीली, सुरीली जो आवाज होती है ना, स्नोरस का मतलब क्या होता है? सुरीली आवाज जो है उस तरह से निकलती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कंडीशन है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन निकलेगा। क्रेकल्स की मैं बात करूं तो क्रेकल्स मैंने आपको बता दिया है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हो या एक्सपिरेशन हो आपको गार्गलिंग साउंड जैसा सुनाई देने वाला है, लो पिच साउंड होता है और निमोनिया अस्थमा के केस में आपको देखने को मिलेगा। या फिर हार्ट फेलियर में भी आपको क्या है? क्रेकल्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। और वेसिकुलर, ब्रोंकोवेसिकुलर और ब्रोंकियल, ये तीनों साउंड कैसे होता है? नॉर्मल होता है। और जो तीनों मैंने आपको लोकेशंस वाइज बता दिए हैं। ब्रोंकियल जो है वो ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है, या ट्रेकिया से आप लिसन कर सकते हैं, स्कल्टेट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रोंकियोवेस्कुलर जो है वो मेन ब्रोंकाई में देखने को मिलेगा, मीडियम पिच होता है। और वेसिकुलर जो है वो आपको डिस्टल एल्वोलाई यानी लंग फील्ड में आपको देखने को, सुनने को मिलता है, ठीक है। तो आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो आप अपना कमेंट सेक्शंस में अपना ओपिनियन जरूर दें, क्लास को लाइक करें और ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, ठीक है। तो वीडियो के एंड में एक और इन्फॉर्मेशन मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जो भी कैंडिडेट जो नीडी हैं, जिनको तैयारी कर रहे हैं, सीएसओ की कर रहे हो, चाहे आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं या ईएसआईसी, आरआरबी, डीएसएसबी, किसी भी नर्सिंग एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको वाइटल नर्सिंग एकेडमी की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बैचेज जो हैं वो 21 फेब से 25 फेब तक स्टार्ट कर दिए गए हैं या कर दिए जाएंगे, ठीक है। और ऐप पे आपको सेपरेट कोर्स जो है वो अवेलेबल है। उसके साथ साथ हम जल्द ही टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं सीएचओ के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ कोर्सेज में आपको ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की
सब्जेक्ट वाइज जो वीडियो हैं वो अवेलेबल हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी, आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, एक्सेस टाइम जो रहेगा वो, अगर आप सब्जेक्टिव कोर्स लेते हैं तो उसका 6 मंथ है, और क्रैश कोर्स लेते हैं तो 45 डेज है। रही बात प्राइस टैग की, तो मैं यहाँ पे आपको देखिए उतना इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टैगलाइन में आपको नंबर दिए गए हैं। फिर मिलते हैं नए सेशंस 14 के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।